गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हम 10वीं क्लास के साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट कर चुके थे। आज हम उसका थर्ड पार्ट करेंगे। कल जो मैंने टॉपिक करवाया था रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित करना, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि कमेंट में तो किसी ने शो किया नहीं या लिखा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। अगर फिर भी नहीं आता है तो आज भी आप कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो समझा सकता हूँ, पर मेरे अनुसार वो सभी बढ़िया तरह से समझा दिए गए थे। आज हम बात करते हैं उसी के नेक्स्ट पार्ट की। तो रासायनिक समीकरण को हमने जब संतुलित किया था तो उसका आधारभूत सिद्धांत नहीं पढ़ा, मतलब उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है वो हमने पढ़ा नहीं। तो आज वही हम पढ़ रहे हैं। तो आप पीछे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधारभूत सिद्धांत लिखें। ये क्वेश्चन देख लीजिए, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधारभूत सिद्धांत लिखें। तो आपको याद रखना है 9th क्लास में पढ़ा हुआ द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके अनुसार क्या होता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में उपस्थित सभी तत्व, वो अभिकारक या उत्पाद हो, उनके द्रव्यमानों को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उनका निर्माण किया जा सकता है, अर्थात उन्हें एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित। थोड़ा समझें आराम से। मैंने प्रश्न दिया है किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधारभूत सिद्धांत। क्या बताना है? आधारभूत, जो बेस हो, तो वो है द्रव्यमान संरक्षण। तो उत्तर सीधा सा आएगा कि किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित सभी पदार्थों का, वो चाहे अभिकारक या उत्पाद हो, का द्रव्यमान जो है ना तो उसको नष्ट कर सकते हो आप, ना ही उनका निर्माण कर सकते हो। मतलब जो उनका भार है, वजन है, वो अलग चीज है। द्रव्यमान होता है किसी वस्तु में उपस्थित या किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की सभी संख्याओं का योग। मान लीजिए ये स्केच है, इसके अंदर जितने भी कण हैं उन सबका टोटल उसका द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात ना तो आप द्रव्यमान को बना सकते हो, ना ही आप द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हो, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। क्या यूं समझ लीजिए सीधा सा सिंपल सा कि किसी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक समीकरण से समझाता हूं। जैसे मैं लिखता हूं C+O2 से CO2, ठीक है। अब आपको द्रव्यमान याद होना चाहिए, कार्बन का होता है 12 और यहां कार्बन है 1, यहां भी कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन 1 का तो होता है 16, परंतु यहां 2 लगा हुआ है, 16 दूनी कितना होगा? 32। तो उधर भी क्या होगा? देखो 32। तो देखो अभिकारक में कार्बन का द्रव्यमान 12 था, तो उत्पाद में भी कितना है? 12 ही। उत्पाद में भी कितना है? 12 ही। अभिकारक में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना था? 32, तो उत्पाद का भी कितना है? 32। अब ये 12 और 16 कहां से है? तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में राइट साइड ऊपर की ओर रेड कलर में लिखे गए हैं द्रव्यमान, वहां से उठाए गए हैं। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे भी समझ सकते थे। देखो एक साधारण बेसिक 10वीं में तो ये समझा जा सकता है, आगे थोड़ा टफ हो जाता है। मान लो कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ 2, तो वहां भी कितने हैं? 2। देखो द्रव्यमान बराबर है, 1 1 2 2, बस यही द्रव्यमान होता है। अब समझ गए ये चीज थी। तो प्रश्न का आंसर क्या आएगा? किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधारभूत सिद्धांत लिखे। तो आप क्या लिखोगे कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधारभूत सिद्धांत। प्रश्न आ गया तो लिखना आपको ये है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में उपस्थित द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। क्लियर है? इतना आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न ऐसा ही है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? भाई उसने पूछ लिया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ही क्यों आवश्यक है, तो सीधी सी बात है, जो ऊपर लिखा था सेम वही आएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों का द्रव्यमान
और रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण में उपस्थित उत्पादों के द्रव्यमान दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, बराबर। आराम से समझ लेना। पहले क्या लिखना आपने कि किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित मतलब समीकरण में उपस्थित द्रव्यमानों का, या यूं लिख लीजिए, किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित द्रव्यमानों का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। इतना लिख दिया। उसके बाद लिखना है अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित या रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान सदैव बराबर होता है। सदैव क्या होता है, बराबर होता है। इस कारण असंतुलित समीकरण को संतुलित किया जाता है। प्रश्न क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, या इसी टॉपिक का नाम हम ये लिख सकते हैं, महत्व। प्रश्न क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। प्रश्न ये भी आ सकता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व लिखें। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, या रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व लिखें। तो आप क्या लिखोगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण में उपस्थित द्रव्यमानों का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान सदैव बराबर होता है। इसी कारण रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमानों को सदैव बराबर किया जाता है। अर्थात सीधा सा है, कंकाली समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब एक उदाहरण लिखा हुआ है मैंने पहले से ही, आयरन प्लस H2O, आयरन ऑक्साइड और जल। आयरन, जल, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। आयरन, जल, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो इधर देख लीजिए, मान लीजिए मुझे पता नहीं इसका कितना है। आयरन का होता है 55.83, मतलब 56 मान लेते हैं। अब आपको याद नहीं रहता तो मत करो, कोई बात नहीं, एक समझ लो याद रखने के लिए। एक तो लगा सकते हो, आयरन का एक है, यहां भी आयरन का एक है, पर यहां आयरन भी एक ही है भाई। आयरन खुद एक है और आयरन के अणु कितने, एक है। यहां देखो आयरन के नीचे क्या लगा हुआ है, 3। या यूं मत समझो भाई, यहां Fe कितना है, एक है, यहां Fe कितना है, 3 है। पता नहीं है ना, 1 3 ना, तो इसको क्या करें, 3 से गुणा। अब देखिए Fe 3 हो गए, बराबर है। H2 है, H2 है, बराबर है। O 1 है, O 4 है। ठीक है, एक बार फिर चेक करते हैं। Fe 3 है, Fe 3 है। H 4 दूनी 8, इस 4 के कारण H भी कितना हो गया, 8। तो 4 दूनी 8, तो यहां कितने हैं, 2, 4 का गुणा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन 1 था पर आगे 4 लगा तो 4, और यहां ऑलरेडी 4। तो मैंने लगाया क्या, 3 4, यहां कुछ नहीं और यहां 4। ये लो, अभिक्रिया को क्या कर दिया, संतुलित। और यही क्या, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का महत्व या करना क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, क्लियर है, इतना सा प्रश्न। ये हमने एक पार्ट हमारा समाप्त कर दिया, एक पार्ट का पार्ट, लेसन का पार्ट पूरा किया और कुछ नहीं। नेक्स्ट अब हम करेंगे रासायनिक समीकरणों के प्रकार। रासायनिक समीकरणों के प्रकार। तो रासायनिक समीकरणों का पहला प्रकार, मैं पहले सारे प्रकार लिख देता हूं, मतलब कितने प्रकार की रासायनिक समीकरणें होती हैं। एक बार ये 2017-18 के अर्धवार्षिक पेपर में पूछ लिया गया था, रासायनिक समीकरणों के प्रकार लिखे, सिर्फ प्रकार लिखने थे, तो मैं सारे लिख देता हूं। सबसे पहले आती है संयोजन। संयोजन, इसका नाम है संकलन भी बोलते हैं, इसे योगात्मक भी बोलते हैं और संयुग्म भी बोलते हैं। आपको बुक में ये मिलेगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है और इसके नाम से भी पूछा जा चुका है। संयोजन क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, संकलन अभिक्रिया क्या है, योगात्मक अभिक्रिया क्या है, संयुग्मी अभिक्रिया क्या है। एक ही अभिक्रिया के 4 नाम है। दूसरी वियोजन या अपघटनीय,
वियोजन या अपघटनीय। संयोजन, संकलन, योगात्मक, संयुग्मी एक का नाम है, दूसरी है वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया या समीकरण। ठीक है, तो इसके भी आगे 3 पार्ट हैं। पहली है ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरी है प्रकाशीय और तीसरी है विद्युतीय। आगे वियोजन तो लगेगा। ठीक है, थर्ड विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन, संकलन, योगात्मक, संयुग्मी अभिक्रियाएं, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रियाएं। वियोजन आगे 3 प्रकार की, ऊष्मीय, प्रकाशीय और विद्युतीय। थर्ड पार्ट है विस्थापन, फोर्थ है द्विविस्थापन। फिफ्थ जो हम पढ़ेंगे वो है रेडॉक्स। रेडॉक्स को बोलते हैं उपचयन, अपचयन या ऑक्सीकरण, अपचयन या एक नाम हो रहा है उपापचय या उपोपचय अभिक्रिया। ठीक है, उपोपचय अभिक्रिया। रेडॉक्स, उपचयन, अपचयन, ऑक्सीकरण, अपचयन या उपोपचय अभिक्रिया। इतने पढ़ दिए, 5 हो गए ना। तो 6th में यहां लिख देता हूं, छठी ऊष्मा शिल्पी। 7th है ऊष्मा शोषी। इन 7 अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। वैसे ये 2 अलग अलग हैं पर एक साथ ही आती हैं, तो इन 7 का ही वर्णन हमें करना है। इसको फटाफट ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लेना बढ़िया तरह से। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, ऊष्माक्षेपी और शोषी, इन्हीं 7 के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं अब आपको पहले समझा देता हूं बढ़िया तरह से, आसानी से। पहली अभिक्रिया है संयोजन। क्या है? संयोजन अभिक्रिया, या इसका नाम है संकलन, या इसको बोलते हैं योगात्मक या संयुग्मी। इन चारों का अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है विद्यार्थियों? जुड़ना। तो हम जोड़ देंगे। पहले सुनो परिभाषा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मैंने क्या बोला? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर या जुड़कर, दोनों में से एक में चलेगा, मिलकर या संयोजित होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। मैंने क्या लिखा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर या संयोजित होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन, संकलन, योगात्मक या संयुग्मी। ठीक है, आसान है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर
एकल उत्पाद का निर्माण करे, वह विक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला एग्जांपल, कोयले का दहन। किसका? कोयले का दहन। तो C+O2 से क्या आएगा? CO2। यहां देख लीजिए, समझो। देखो परिभाषा क्या थी? दो या दो से अधिक अभिकारक, यहां दो है अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण। तो इस अभिक्रिया की पहचान क्या? कि उत्पाद सिर्फ एक होगा। अभिकारक दो या दो से अधिक हो चलेगा, परंतु उत्पाद क्या होना चाहिए? एक। जैसे मैं एक अभिक्रिया लिखता हूं, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो सीधा सा उत्तर आएगा जी, ये संयोग। क्यों? दो या दो से अधिक अभिकारक, इधर दो है मिलकर, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, नीचे दिख नहीं रहा, एक मिनट मैं इसको पूरे को इरेज कर देता हूं। इधर एग्जांपल समझते हैं। N2 प्लस H2 से क्या बन रहा है? NH3। मैं इसको संतुलित कर लेता हूं, ठीक है? क्लियर है? तो यहां देख लीजिए, दो या दो से अधिक अभिकारक होने चाहिए, यहां दो है, और उत्पाद क्या बन रहा है? सिर्फ एक। तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। मैं संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण लिखवा रहा हूं, इसके संयोजन अभिक्रिया के एग्जांपल। फर्स्ट, कोयले का दहन। तो सीधा सा बात है, C+O2 से क्या बन रहा था? CO2। सेकंड, मैग्नीशियम फीते का दहन। हिंदी में लिख लेना आप, मैग्नीशियम फीते का दहन। तो मैग्नीशियम होता है Mg। दहन में हमेशा याद रखना ऑक्सीजन गैस होती है, दिमाग खोल के काम करना है। मैग्नीशियम Mg होता है, दहन में हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाया जाता है किसी वस्तु को। दहन का मतलब जलाना, MgO बनता है। अब इससे Mg+O2 क्यों नहीं बना? तो मैंने आपको अणुसूत्र बनाते समय समझाया था कि मैग्नीशियम +2 होता है, ऑक्सीजन O-2 होता है। इधर वाला दो तो यहां आ जाएगा और इधर वाला दो यहां आ जाएगा। इस दो से दो कट गया, तो Mg के नीचे एक है और इस O के नीचे भी क्या? एक। तो सूत्र आएगा MgO। क्या आएगा? MgO। तो इसको संतुलित करना है तो कर लीजिए, ये लो संतुलित, और वो संतुलित है। तीसरा है गंधक का दहन। क्या है? तो गंधक का दहन क्या होगा? S+O2 से क्या बन रहा है? SO2। सल्फर गंधक होती है, उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाओगे। मैं इसको ऐसे करता हूं, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं भाई, यहां तकलीफ हो रही है ना। ये लो, S+O2 से क्या बन रहा है? SO2। नहीं दिखे तो बता देना, S+O2 से क्या बन रहा है? SO2 का निर्माण हो रहा है। जो हम अभी कर रहे थे संयोजन अभिक्रिया, उसी के मैं एक आपको एग्जांपल आगे समझा रहा हूं, पर उस एग्जांपल को करने से पहले आपको तीन सूत्र याद रखने हैं, ढंग से देख लेना आराम से। सबसे पहले ये CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम। इसका साधारण नाम है चूना पत्थर, संगमरमर या खड़िया। खड़िया सामाजिक में बोलते हैं। रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, साधारण नाम है चूना पत्थर, संगमरमर या खड़िया। CaCO3। एक ये होता है CaO। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। आप पूरा लिख लीजिएगा कैल्शियम ऑक्साइड, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये इसका रासायनिक नाम है, जबकि इसका साधारण नाम जो बोला जाता है, जो फेमस है, वो है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। तीसरा आता है CaOH की ट्वाइस। CaOH की ट्वाइस, नीचे लग जाए तो ट्वाइस। CaOH की ट्वाइस,
इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका साधारण नाम है बुझा हुआ चूना। क्या है? बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, या चूने का पानी। ये याद रखनी है आपको चीजें। कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, तीनों याद रखना है। CaCO3 निम्नों में याद होना चाहिए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर संगमरमर खड़िया। CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। CaOH की ट्वाइस बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम है। साधारण क्या है? बुझा हुआ चूना या चूने का पानी। आपको ये याद रखना है। अब ये याद क्यों रखवाया, इसके पीछे एक प्रश्न है छोटा सा, देख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण, कैल्शियम ऑक्साइड के निर्माण या का निर्माण, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण। तो कैल्शियम ऑक्साइड के निर्माण के रासायनिक समीकरण देख लीजिए, जैसे कि हमने संयोजन में की थी। तो इसका सीधा सा है, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को जल में भिगोते हो या डाल देते हो, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे आप जल में डालते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 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 क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यह कौन सी अभिक्रिया? संयोजन। कैसे? 2 से 1 बन रहा है या सीधा अभिकार उत्पाद में 1 है, तो ये कौन से? संयोजन। इससे एक प्रश्न आ गया था 2017-18 के पेपर में आया था, आसान सा। उससे पहले 13-14 में भी आया था। सीधा सा प्रश्न है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया। लो सुन, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ रासायनिक समीकरण। तो कोई बात नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO जल के साथ करानी है, ये लो जी। बनेगा क्या जी? ये लो जी, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ का मतलब क्या है? जो पानी में ना डाला गया हो। जैसे आप इसको पानी में डाल दोगे, फट से क्या बन जाएगा? क्या? चूने का पानी। चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेंसलेस चीजें थोड़ा है, सेंस यूज करके काम करना। तो पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। तो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए। पहले हमने समझ ली संयोजन किसे कहते हैं, दूसरी का नाम है वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। क्या है? वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। विद्यार्थियों क्या है? वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया इजी है। कैसे? इसका पहले का उल्टा है। उसमें क्या था? संयोजन में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। अब जस्ट इसका उल्टा समझे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर या टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन या अपघटनीय। आसान है, उदाहरण लिखता हूं मैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आपने गर्म किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। आसान है, कोई जल्दबाजी नहीं है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, सिर्फ एकल और 2 या 2 से चेंज हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर, वियोजित नहीं लिखना तो क्या लिखोगे? टूटकर
दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। या निर्माण करें। वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन यहां पकड़ने अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित या टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। मैं बनाता लिख देता हूं। वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन या पकड़ने अभिक्रिया। आसान है, वो याद है तो ये वाली याद हो जाएगी। संयोजन क्या थी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो वियोजन क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन। सीधी सी बात है, इसकी पहचान क्या है? एकल से दो बनना। और उसकी पहचान क्या थी? दो से एक का बनना। बस देसी तरीका। ये एक उदाहरण है। कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने जैसे इसका ऊष्मीय अभिक्रिया करवाई, मतलब इसको गर्म किया, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, पहचान लिया। आसान थी ना? एक एक अभिक्रिया याद रखनी है, सारी की सारी नहीं रखनी, निश्चिंत रहे, सारी की सारी नहीं रखनी। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। FeSO4 फेरस सल्फेट। जैसे आप फेरस सल्फेट को गर्म करते हो तो यह बनाता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाई और ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है फेरस सल्फेट। ये फेरस कैसे आया? तो इसको में जो आयरन है वो Fe+2 पे है, और इसमें फेरिक क्यों है? क्योंकि इसमें Fe+3 है। ये जो Fe+2 होता है इसके लिए नाम आता है फेरस। मैंने अणुसूत्रों में समझाया हुआ है। और Fe+3 के लिए आता है फेरिक। क्या आता है विद्यार्थियों? फेरिक। तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे लग रहा है, तो अगर दिखता नहीं है तो मुझे बता देना। मैं इसका ऐसे करता हूं, ऑक्साइड में पूरा यहां लिख देता हूं। ये लो, ठीक है, ऑक्साइड। ये Fe+2 है और ये Fe+3 है। Fe+2 तो कहलाता है फेरस, Fe+3 कहलाता है फेरिक। फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हमें तो पहचान करना है कि एक से दो या दो से अधिक बनने चाहिए। तो ये दो उदाहरण थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसके पार्ट समझा देता हूं। वियोजन अभिक्रिया को आगे तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तीन भागों में। पहली अभिक्रिया का नाम है ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया। तो आंसर सीधा सा आएगा, या अगर समझे तो। अब हम कर रहे थे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। अब मुझे पता नहीं था कि वो वियोजन है। अब मुझे पता है कि ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। तो मैं सीधा लिखूंगा वह वियोजन अभिक्रिया। वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को वियोजित करने के लिए या आप ऐसा लिख सकते हैं वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए, किसके लिए? तोड़ने के लिए। मैं लिख रहा हूं वियोजित करने के लिए ऊष्मा या ताप की आवश्यकता होती है। ताप की आवश्यकता दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो मैं इधर लिख देता हूं। ताप की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया। बुक में ऊष्मीय नाम है, दोनों से ये आ जाती है पेपर में। सीधा प्रश्न भी पूछा जाता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो आप क्या लिखोगे? वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने या वियोजित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। मैंने दोनों लिखा, तो ऊष्मा या ताप की आवश्यकता होती है। वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्मा या तापीय वियोजन अभिक्रिया। इसका सीधा सा आंसर
इसका सीधा सा एग्जांपल वही है जो आपने ऊपर लिखा था, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, ये जो त्रिभुज का निशान है इसका मतलब गर्म, ताप दिया है या उष्मा दी है, तो आपको प्राप्त होगा ये दो चीजें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये मुक्त हो रही है। ये था पहला, ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया। तो क्यों ना मैं दूसरा लिखूं, क्या लिखूं, दूसरा। तो ये फर्स्ट में ही मैं मॉडर्नाइज कर देता हूं, तो दूसरी और भी आसान है। तो दूसरी का नाम आएगा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो सीधा लिखोगे, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को वियोजित करने या तोड़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। वह रासायनिक या वह वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाशीय वियोजन क्या होगी, तो वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को वियोजित करने के लिए सूर्य के प्रकाश की क्या होती है, आवश्यकता होती है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण बहुत आसान है, AgBrS सिल्वर ब्रोमाइड, इसको सूर्य का प्रकाश या तो H म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू यू नहीं बोलते, थोड़ा सा फैशनाइज भी है, H म्यू, या इसकी जगह आप लिख सकते हो सूर्य का प्रकाश, बनेगा क्या, Ag+Br2, आगे दो यहां दो। इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। अगर प्रश्न सीधा 1 नंबर का आ जाए, फोटोग्राफी में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, या फोटोग्राफी में जो नेगेटिव आते हैं ना, वो फिल्म आती है नेगेटिव, जो पुराने समय में जो कैमरा हुआ करते थे उसमें एक रोल डलता था जिसमें फोटो कैप्चर होती थी ब्राउन से कलर का, वो कहलाता था श्वेत श्याम पट, या श्वेत श्याम पट नहीं, श्वेत श्याम फोटोग्राफी। उसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ था वो यही था। तो फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। आप ये याद रख लो, या अगर ये याद नहीं रखना चाहते तो HCl याद रख लो, सीधा सूर्य का प्रकाश, H2+Cl2, यहां दो, दोनों में से कोई भी आप रख सकते हो, इधर AgBr लगा दीजिए, AgCl लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि Ag के ऊपर +2 होता ना तो वो कट जाएगा, ठीक है, सॉरी +1 होता है, +2 नहीं +1, Ag+ होता है ना, Br- कट के आ जाएगा Ag, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये था वियोजन अभिक्रिया का सेकंड पार्ट, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को वियोजित करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हमने 2 लिखा, मुझे लगता है नीचे वाला उदाहरण आपको दिखा नहीं है ना, नहीं दिखा ना, तो चलो कोई बात नहीं, मैं एक बारी ऐसे करता हूं, यहां करवा देता हूं, नीचे वाला आपको दिखा नहीं होगा ना। HCl सूर्य का प्रकाश, H2+Cl2, आप ये भी लिख सकते। आपको एक एक उदाहरण याद रखना पड़ेगा, एक एक उदाहरण याद रखना ही पड़ेगा। ये तो दूसरा पार्ट था इसका, कितना था, दूसरा। अब हम करते हैं तीसरा, ये मैं इंग्लिश कर देता हूं, ये तो हमने समझ लिया। तो इसका तीसरा पार्ट है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को वियोजित करने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। वह वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को वियोजित या तोड़ने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे जल का विद्युत वियोजन इजी है, एग्जांपल है, ये नाम से फेमस है, ध्यान रखना, नाम से फेमस वाले आते हैं एक एक नंबर के। 2015 में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोयले का दहन का आया हुआ है,
कोयले की दहन की रासायनिक समीकरण लिखे तो C+O2 से CO2, तो ऐसे भी आ सकता है जल का विद्युत वियोजन, तो H2 प्लस O2, मतलब जल ले लीजिए, ये विक्रिया उत्क्रमणीय होती है दोनों दिशाओं में, तो यहां आएगा विद्युत धारा, चाहे आप उत्क्रमणीय भी लगा सकते हैं, H2 प्लस O2, और यहां 2, और यहां भी क्या आएगा, 2 अभिक्रिया संतुलित कर दी गई है, और ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम, थर्ड पार्ट का, जल के विद्युत अपघटन का डायग्राम, जो मैं अभी बना देता हूं। जैसा कि आप अभी एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम है हमारा जल विद्युत या विद्युत अपघटन या वियोजन, जल विद्युतीय वियोजन या जल विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया का ये एक एग्जांपल है। जैसे जल का विद्युत अपघटन होता है ना, जल का विद्युत वियोजन या जल का विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बना दीजिए, तो ये आपका डायग्राम आपको ये बनाना है। इस डायग्राम में क्या है, ये एक प्लास्टिक का मग है, 2 परखनलियां ली गई है जिसको उल्टा करके रखा गया है, एक के अंदर ऑक्सीजन है, एक में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, क्योंकि जल का विद्युत अपघटन की रासायनिक समीकरण मैं याद लिख देता हूं, आपने लिखी थी, H2O को जैसे ही विद्युत धारा डाला जाता है तो H2 प्लस O2 प्राप्त होती है। हमने बोला था ना, कहा था ना कि जल को जैसे ही इसमें विद्युत धारा वियोजित की जाती है तो हमें H2 प्लस O2 प्राप्त होती है, हमने ये बोला था। तो याद रखना, इसमें वैसे आपको एक प्लास्टिक का मग लेना है, ये पूरा डायग्राम आपको आना चाहिए, ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एक परखनली ये रही, एक परखनली ये रही, इस परखनली को पानी के अंदर आंशिक रूप से डुबाया गया, मतलब आधा, पूरा नहीं डुबाया गया, याद रखना, आधा डुबाया गया, पूरा नहीं। इस परखनली के अंदर भी एक परखनली है, ये वाली छोटी छोटी डाली गई है, ये रबड़ बैंड लगाए गए हैं दोनों तरफ, ये एनोड है और ये वाली कैथोड है, और ये जो है ये है रबर डार्ट, मतलब इसको पानी ना जाए, बाहर ना जाए, इसलिए रबर डार्ट लगाई गई है। ये जल है और ये भी जल है। अब याद रखना है, जिसमें मेन है कि एनोड की तरफ कौन सी गैस मुक्त होती है, तो उत्तर आएगा ऑक्सीजन, और कैथोड के पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो H2O। याद रखना, एनोड इलेक्ट्रोड पर याद रखना, एनोड इलेक्ट्रोड पर या एनोड छड़ पर, एनोड छड़ या इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो उत्तर आएगा ऑक्सीजन गैस। कौन सी आएगी, ऑक्सीजन गैस। याद रखना, अगर पेपर में प्रश्न आ जाए एनोड इलेक्ट्रोड या एनोड छड़ पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो सीधा सा आंसर आएगा जी ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो जी कैथोड इलेक्ट्रोड या कैथोड छड़ पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो उत्तर आएगा हाइड्रोजन गैस। इस डायग्राम को ढंग से बना लेना, याद रखना डायग्राम, सीधा प्रश्न आता है जल के विद्युत अपघटन या जल के विद्युतीय वियोजन का नामांकित चित्र बनाए, तो आपको ये चित्र बनाना है। यही चित्र हाइड्रोजन गैस के निर्माण का चित्र भी कहलाता है। इतना याद आ गया। उसके बाद ये विक्रिया जो यहां आप देख पा रहे होंगे, जल ऊपर विद्युत धारा, यहां जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा, उसके सामने H2 प्लस O2। क्लियर है। डायग्राम में से 2 प्रश्न, एनोड इलेक्ट्रोड या एनोड छड़ से कौन सी गैस मुक्त होती है, तो जी ऑक्सीजन। कैथोड छड़ से कौन सी गैस मुक्त होती है, तो जी हाइड्रोजन। तो आप ये समझ चुके होंगे जो मैंने आज करवाया। आज हमने सिर्फ इतना ही किया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण को संतुलित करने का आधारभूत सिद्धांत और उसका महत्व। फिर हमने पढ़े रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखे, रासायनिक अभिक्रियाओं के हमने 7 प्रकारों के नाम पढ़े। फिर हमने सबसे पहले किया संयोजन, फिर हमने किया वियोजन और उसके 3 पार्ट और उसका एक डायग्राम। अब जो बचा हुआ शेष है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, कहीं जाना नहीं है। इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आप चैनल पर नए हो तो भी इसको शेयर करें, और बाकी जो आपकी इंग्लिश या मैथ की क्लास है वो जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएगी। तो धन्यवाद।